नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न एमसीक्यूज में रहते हैं। एमसीक्यूज में आज हम लोग सबसे पहले विषय का मेजर एक्ट के विषयों पर आधारित एमसीक्यूज को आज हम लोग देखेंगे। ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर और देखते हैं कितना क्वेश्चन को आप बना पाते हैं। सरकारी सेवा का तात्पर्य क्या है? सरकारी सेवा का मतलब क्या है? ऑप्शन है लोक सेवक के रूप में कार्य, कंपनी के किसी कार्य, सरकारी कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी सेवा, सरकारी सेवक नहीं बल्कि सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस वही होगा जो गवर्नमेंट का काम रहेगा, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाहित स्त्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करना भादवी की धारा कितना में है? ऑप्शन है 498 ए, 498, 454, 452। इसका सही आंसर है 498 ए। 498 में क्या है? 498 में है विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर लेके जाना। विवाहित स्त्री को बहला फुसलाकर अगर आप विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से आप कहीं ले जा रहे हैं तो आपको 498 की धारा में वह अपराध है। 454 क्या है? 454 गृहभेदन के लिए दंड का प्रावधान इसमें है। 452 में है सदोष अपरोध की तैयारी, सदोष अवरोध की तैयारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाहित स्त्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करना भादवी की धारा 498 ए में है। लड़की के साथ छेड़खानी करना अपराध है भादवी की धारा कितना में? आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत लड़की के साथ छेड़खानी करना अपराध है। 363 क्या है? तो ये अपहरण के लिए दंड है, अपहरण हम लोग पढ़ेंगे। 342 है आपका सदोष परिरोध का दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरौती के लिए अपहरण आईपीसी की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन है 366, 363, 364 और 364 ए। 366 आपको पता होगा कि विवाह के लिए अपहरण है। यह है विवाह के लिए अपहरण, विवाह के लिए अपहरण। किसी महिला, किसी लड़की को अगर विवाह के लिए अपहरण करते हैं तो 366 लगेगा। 363 है अपहरण का दंड, इसमें अपहरण को दंड बताया गया है। 364 धारा में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण अगर करते हैं तो यह 364 है। और 364 ए है फिरौती के लिए अपहरण। इस तरह से फिरौती के लिए अपहरण जो है भादवी की धारा 364 ए में होगा। अगला क्वेश्चन है डकैती सह हत्या में भादवी की धारा है। डकैती सह हत्या, डकैती कर रहा है लेकिन वहाँ हत्या भी हो गया है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 395, 396, 394, 397। धारा 395 आपको याद होगा डकैती के लिए दंड यहाँ बताया गया है। 396 है हत्या सहित डकैती, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। 396 हत्या सहित डकैती, डकैती के दरमियान अगर हत्या हो रहा है तो वहाँ पे धारा 396 लगेगा। 394 है लूट करने में स्वेच्छा उपहति, लूट करने के दरमियान अगर कुछ हल्की फुल्की चोट आ रही है तो यह 394 में है। 397 आपका है मृत्यु करने के प्रयास से डकैती या लूट। इस तरह से डकैती से हत्या में भादवी की धारा 396 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थान पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मार पीट कर शांति भंग कर रहे हैं। सबसे पहला है कि सार्वजनिक स्थान है, कहाँ है? सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक स्थान पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मार पीट कर रहे हैं और वहाँ शांति भंग कर रहे हैं तो यह हंगामा होगा। यह क्या होगा? हंगामा। नाजायज मजमा क्या था कि जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य से अगर एक जगह जमा होते हैं तो ये नाजायज मजमा कहलाता है। बलवा क्या था कि नाजायज मजमा में अगर बल का प्रयोग हो रहा है तो बलवा कहलाता है। बलवा आपका आईपीसी की धारा 146 में बताया गया है और नाजायज मजमा धारा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
किसी भी व्यक्ति को मार पीट कर, भय दिखाकर सामान लेने का प्रयास। किसी व्यक्ति को मार पीट करके उसे पिस्तौल के डर या किसी भी तरह का डर दिखा करके सामान लेने का प्रयास करता है, तो यह धारा क्या होता है? सबसे पहले तो लूट है। ये सबसे पहले क्या है? ये लूट है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मार पीट करके और उसके सामान को आप छीन ले रहे हैं या लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपका लूट के लिए दंड है आपका 392 में। देखिए धारा कौन कौन सा है? 392 है, ये लूट के लिए दंड है। 394 है लूट करने में स्वेच्छा उपहति, जो आप ऊपर पढ़े। 393 है लूट का प्रयास। यह क्या है? लूट का प्रयास। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 393। 380 में कहता है कि घर में चोरी कर रहे हैं। अगर घर से चोरी करने को 380 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादवी की धारा 323 में किस प्रकार का चोट है? साधारण चोट है, गंभीर है, साधारण गंभीर दोनों नहीं होगा, साधारण चोट को ही बताया गया है। असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध जिसमें प्राथमिकी दर्ज होना आवश्यक नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है, जिसमें केवल थाना दैनिकी से ही काम चल जाता है उसको, तो थाना दैनिकी में प्रविष्टि करते हैं, स्टेशन डायरी में प्रविष्टि करते हैं। संज्ञेय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोरी किस प्रकार का अपराध है? तो चोरी एक संज्ञेय अपराध है। चोरी क्या है? संज्ञेय अपराध है, क्योंकि इसमें FIR दर्ज होता है। ठीक है, तो संज्ञेय और असंज्ञेय में आप सीधा सा फर्क यह लिख सकते हैं अगर पूछता है तो, कि संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज होता है और असंज्ञेय अपराध में केवल स्टेशन डायरी दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रधान को क्या कहते हैं? हाई कोर्ट के प्रधान को, प्रिंसिपल को, सुप्रीम को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी, कब होगी? धारा 41 के अंतर्गत। थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी जो है CRPC की धारा 41 के अंतर्गत होता है। 52 में आपका कहता है कि आक्रामक हथियार जब्त करने का शक्ति है इसमें। CRPC की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति से गिरफ्तार कैसे करवा सकते हैं किसी को, इसका अधिकार बताया गया है। और सेक्शन 51 में कहता है कि गिरफ्तारी व्यक्ति का खोज किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तार हो गया, तो उसके लिए जो जमानतदार हैं, जो उसके परिवार वाले आते हैं या उसका वकील आता है, उस व्यक्ति को खोज कर सकता है, उस व्यक्ति की खोज कर सकता है कि मेरा व्यक्ति कहाँ है, और उसके सामानों को भी पुलिस द्वारा अगर उसके जेल भेजना है तो उसके साथ जो सामान है उसकी एक पर्ची बना करके, एक स्लिप बना करके उसे दे दिया जा सकेगा। धारा 51 में बताया गया है CRPC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की तलाशी। तलाशी किसकी? महिला की। किसके द्वारा ली जाती है? यह हम लोग जानते हैं। किसके द्वारा? महिला आरक्षी के द्वारा। आरक्षी द्वारा नहीं, हवलदार द्वारा नहीं, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नहीं, इन सभी के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन महिला होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन कितने प्रति में जारी होता है? तो समन 2 प्रतियों में जारी होता है। प्राथमिकी, टाइपिंग मिस्टेक है, प्राथमिकी की 1 प्रति निःशुल्क दी जाती है। किसको दी जाती है? पीड़ित व्यक्ति को, अभियुक्त को, सूचनादाता को, अभियुक्त के आदमी को। आपको पता है कि सूचनादाता ही वादी होता है और प्राथमिकी की जो प्रति है उसे एक निःशुल्क रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आशय परिभाषित करता है भादवी की धारा। समान आशय का मतलब है समान उद्देश्य, एक ही उद्देश्य के साथ। तो इसको IPC की धारा 34 में बताया गया है कि मान लीजिए कोई अपराध किसी एक आदमी के द्वारा हुआ, लेकिन उससे पहले कई आदमियों के साथ मिल करके उसकी प्लानिंग की गई थी कि ऐसा करना है और लो हम हथियार तुमको देते हैं, या कई ऐसे लोग हो गए जो उसमें संलिप्त हैं उस प्लानिंग में, तो उसको उस अपराध के लिए निश्चित धारा के साथ धारा 34 जो है IPC की धारा 34 को संलग्न किया जाता है। धारा 144 में जो है कि घातक हथियार से बलवा करना। मृत्युकालीन कथन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में है? मृत्युकालीन कथन, डाइंग जो है, डाइंग
डाइंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मृत्युकालीन बयान या मृत्युकालीन स्टेटमेंट, डाइंग स्टेटमेंट साक्ष्य अधिनियम के 32(1) के अधीन आता है। विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? कि विशेषज्ञ की राय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के द्वारा इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लिया गया बयान मान्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 कहता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो थाना प्रभारी हो, अनुसंधान पदाधिकारी हो या कोई भी महिला पुलिस पदाधिकारी हो, इन सबके द्वारा लिया गया बयान मान्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मरणासन बयान, डाइंग डिक्लेरेशन कौन अंकित करता है? डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग स्टेटमेंट कौन अंकित करता है? तो इसमें कहता है कि ऑप्शन है कोई दंडाधिकारी, कोई पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी, ए और सी दोनों। तो देखिए इसमें कोई भी पुलिस पदाधिकारी इसको अंकित नहीं कर सकता है। जब भी अंकित किया जाएगा तो कोई दंडाधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी, तो कोई दंडाधिकारी में ही न्यायिक दंडाधिकारी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू है? ऑप्शन है 1860, 1861, 1872 और 1884। 1860 में हम लोग को पता है आईपीसी हुआ। 1861 क्या है? तो पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम, पुलिस अधिनियम 1861 है। 1872 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1884 क्या था? एक्सप्लोसिव, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में। तो इस तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में 1872 में लागू हुआ। प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दर्ज होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 154। 174 क्या था? इंक्वेस्ट रिपोर्ट। 156 क्या है? किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करेगी, इसका ये शक्ति देता है, पावर देता है। 157 है जांच की प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा जांच का? प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, जांच कैसे की जाएगी, ये आपको 157 में है। तो प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जाएगी? 154। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अश्लील पुस्तकों की बिक्री आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? देखिए ऑप्शन है 290, 291, 292 और 294। इसमें है 292, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय जो है 292 के अनुरूप दंडनीय है। 292 में कहा गया है कि अश्लील पुस्तक या किताब या कोई भी प्रिंट आप इसे कहीं सामाजिक स्थल पे नहीं बेच सकते हैं, लोक स्थल पे नहीं बेच सकते हैं। 294 है कि अश्लील कार्य या गाना आप नहीं बजा सकते हैं, कहीं भी लोक स्थल पे अश्लील गाना या अश्लील कार्य आप नहीं कर सकते हैं। यह धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय है। उतावलेपन में किया गया उपहति जो है सो भादवी की किस धारा में बताया गया है इसे, और इसमें दंड क्या है? इसका ऑप्शन है 337, बी 338, सी 341, डी 323। 337 में बताया गया है कि ऐसा कार्य द्वारा उपहति जिससे दूसरे के जीवन को संकट हो, ऐसा कार्य जिससे दूसरे के जीवन को संकट हो, वो 337 में बताया गया है। 338 में घोर उपहति, ऐसा उपहति जिससे उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा काम जिससे उससे जान भी जा सकती थी, 338 में बताया गया है। 341 में है सदोष अपरोध के लिए दंड, और ऑप्शन डी जो है 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 323। उतावले पूर्ण में किया गया साधारण चोट भादवी के किस धारा में दंडनीय है? तो सही आंसर हो जाएगा 323, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सी धारा में की जाती है? तो न्यायालय द्वारा सीधा इसका अर्थ है कि न्यायालय जो है वारंट है वो धारा सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत जारी होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है सी ए, ऑप्शन है ए 70, बी 75, सी 82,
डी 83। इसका राइट आंसर है धारा 75। धारा 75 वारंट जो इशू होता है वो सीआरपीसी की धारा 75 के अंतर्गत वारंट जारी होता है। 82 इसका है कि उद्घोषणा, कोई अगर गिरफ्तार नहीं हो रहा है, कोई फरार है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए एक उद्घोषणा निकाला जाता है। उद्घोषणा क्या होता है, उसमें पूरे ढोलक शोरगुल करके, मतलब एक तरह से पूरे गांव वालों को बताते हुए या मुखिया या पूरे शोर करके उद्घोषणा कर रहे हैं, चिल्ला करके न्यूज़पेपर वगैरह में उद्घोषित कर रहे हैं कि आप 1 महीने के अंदर आप सरेंडर कीजिए, गिरफ्तार होइए, आइए कोर्ट में पेश होइए, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उद्घोषणा सी में है। और 83 जो है उसका है कुर्की। अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं आता है तो धारा 83 के अंतर्गत उसके चल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक नहीं रोका जा सकता है। यह सीआरपीसी के अंतर्गत ऑप्शन ए है 51, बी 55, सी 56, डी 57। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। सीआरपीसी की धारा 57 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक आप उसे थाने में नहीं रख सकते हैं, न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थापित करना होगा। राइट आंसर हो गया धारा 57। गिरफ्तारी के लिए अभियुक्त को पीछा किया जा सकता है। चूंकि कोई भी नियम या अधिनियम या कानून पूरे देश के लिए है, अतः हम किसी भी अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के लिए हम पीछा कर सकते हैं भारत के किसी भी स्थान पर, चाहे वो जहां भी छुपा हो वहां हम जाकर के उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देखे, धारा 174। सीआरपीसी की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भादवी की धारा में है। भादवी की धारा, विधि विरुद्ध जमाव, नाजायज जो मजमा था, हम लोग पहले भी देखे इसको कि नाजायज मजमा, विधि विरुद्ध जमाव, यह आईपीसी की धारा 141 में है। 142 में क्या है, नाजायज मजमा का सदस्य होना। और 143 है इसके लिए दंड। इसका दंड क्या है, तो 6 माह और जुर्माना। नाजायज मजमा के लिए 6 महीने का जेल और जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और 144 कहता है कि घातक हथियार के साथ शामिल होना। कहाँ, तो विधि विरुद्ध जमाव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भादवी की किस धारा में है, तो धारा 141 में उसकी परिभाषा है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, अंतिम प्रपत्र दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में समर्पित की जाती है। इसका राइट आंसर है 173 कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी कांड के अनुसंधान को जब पूरा कर लेता है तो वह पुलिस पदाधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत अपना अंतिम प्रपत्र सबमिट करेगा, अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित करेगा। 174 हम लोग देखे इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। 170 क्या था कि पर्याप्त साक्ष्य को बताया गया इसमें कि पर्याप्त साक्ष्य यदि है किसी के विरुद्ध तो हम उसे न्यायालय में पेश कर सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरे, इसको हम लोग भी देख लेते हैं, प्रश्न 2 तक आज हम लोग कर लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरे, संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है, भादवी की धारा के अंतर्गत तेजी और लापरवाही वाहन चलाने से संबंधित है। लापरवाही से वाहन चलाने का आईपीसी में भी बताया गया है। आईपीसी में आपका 279 कि किसी भी लोक मार्ग पर उतावले पूर्ण से अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपको 279 के अंतर्गत अपराध माना गया है। लूट कांड में अपराधियों की संख्या क्या होगी, 4 तक रहेगा तो लूट कांड होगा, और 4 से अगर अधिक हो जाएगा तो डकैती हो जाएगा। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अपशब्द का प्रयोग, ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो स्त्री की लज्जा भंग होगा, वह आईपीसी की धारा कितने के 509 के तहत
दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है के द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज किया जाता है। तो धारा 164 का जो है बयान दर्ज होता है किसके द्वारा होता है? तो न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज किया जाता है। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा साक्ष्यों का बयान सीआरपीसी की धारा में दर्ज किया जाता है। तो पुलिस पदाधिकारी जो है वो धारा 161 सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करते हैं और न्यायिक दंडाधिकारी सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करते हैं। सबूत परिणाम है किसका? सबूत किसका परिणाम है? एविडेंस का। एविडेंस साक्ष्य का, साक्ष्य का परिणाम है। अगर हम कोई साक्ष्य इकट्ठा किए तो क्या था? सबूत है। साक्ष्य है इसीलिए वो सबूत के तौर पर। किसी अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करना, जब भी हम किसी अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं तो उसमें एक स्वीकारोक्ति बयान होता है। वही है कि किसी अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है कि हमने ऐसा ऐसा कार्य किया है, तो इसे है स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति बयान कहलाता है ये, स्वीकारोक्ति, जिसे संस्वीकृति भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा में अन्वेषण की कार्रवाई की डायरी लिखने का उल्लेख है। डायरी लिखने का उल्लेख है, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी में आता है ये धारा 172 के अनुरूप है। धारा 172 सीआरपीसी की धारा 172 कहता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेशन के कार्रवाई में अपने उसे डायरी में अंकित करेंगे कि आपने उस कांड के अनुसंधान में क्या क्या किया है। नेक्स्ट और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि धारा 52 आईपीसी की धारा 52 के अंतर्गत नेक नियत और उचित सावधानी से किए गए कार्य को क्या कहते हैं? सद्भावना पूर्वक कार्य कहते हैं या सद्भावना पूर्ण कार्य कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग 30 एमसीक्यूज हम लोग देखे और 10 फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से हम लोग मेजर एक्ट के, इसमें आईपीसी मिला, सीआरपीसी मिला और साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसी तरह से हम लोग दूसरे विषयों के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उस साथ में आंसर भी लेकर के आएंगे और उसको समझेंगे। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।